कहानी की शुरुआत बॉब से होती है, जो एक बेहद शक्तिशाली सुपर हीरो है। वह अपनी ताकत से लोगों की मदद करता है और अपराधियों को पकड़ता है। एक रात जब वह एक डकैती को रोकने जा रहा होता है, तभी उसका सबसे बड़ा फैन बड़ी पाइन वहां आ जाता है और बॉब का असिस्टेंट बनने की जिद करने लगता है। लेकिन बॉब उसे एक बच्चा समझकर और खतरे से बचाने के लिए वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तभी बॉब का सामना इलास्टिक गर्ल हेलेन से होता है, जिसके पास अपने शरीर को रबर की तरह खींचने की इलास्टिक शक्तियां हैं। दोनों मिलकर चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उनके बीच एक हल्की नोक झोंक भी होती है, जिसके बाद हेलेन वहां से चली जाती है। इसी दौरान कहानी में लुइस फ्रोजोन का भी जिक्र आता है, जो बॉब का सबसे अच्छा दोस्त है और हवा की नमी से बर्फ जमाने की अद्भुत शक्ति रखता है। कहानी तब और रोमांचक हो जाती है जब बॉब एक आदमी को ऊंची इमारत से कूदकर आत्महत्या करने से बचा लेता है। हालांकि इस प्रक्रिया में उस व्यक्ति की गर्दन में चोट आ जाती है। इसी दौरान बॉब को पास की बैंक की इमारत में धमाके की आहट सुनाई देती है, जिसे बॉम्ब वॉयज नाम के एक अपराधी ने चोरी के इरादे से लगाया था। बॉब चोर को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वहां वही बच्चा बड़ी पाइन अपने खुद के बनाए रॉकेट बूट्स पहनकर उड़ते हुए पहुंच जाता है। बॉब उसे खतरे से दूर रहने के लिए वहां से तुरंत जाने को कहता है, लेकिन बड़ी जिद करते हुए कहता है कि वह बॉब का सबसे बड़ा फैन है और उसका असिस्टेंट इनक्रेडिबॉय बनकर उसकी मदद कर सकता है। जब बड़ी पुलिस को बुलाने के लिए उड़ने लगता है, तब शातिर चोर बॉम्ब वॉयज उसके जूतों पर एक छोटा बम लगा देता है। बड़ी को बचाने के लिए बॉब चोर को छोड़ देता है और उड़ते हुए बड़ी को पकड़ लेता है। अंत में बॉब किसी तरह बड़ी के जूतों से उस बम को निकाल देता है, लेकिन वह बम पास के रेल ट्रैक पर जाकर फट जाता है, जिससे बॉब को एक तेज रफ्तार ट्रेन को अपनी ताकत से रोकना पड़ता है और यात्रियों की जान बचाता है। वह बड़ी को पुलिस के हवाले कर उसे घर भेजने को कहता है, लेकिन बड़ी की दखलंदाजी की वजह से वह चोर बॉम्ब वॉयज भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। उसी रात बॉब की शादी हेलेन इलास्टिक गर्ल से होती है, लेकिन खुशियों का यह पल ज्यादा नहीं टिकता। वह व्यक्ति जिसे बॉब ने इमारत से कूदते वक्त बचाया था, वह बॉब पर चोट पहुंचाने का केस कर देता है। इसके बाद सुपर हीरोज के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाती है और सरकार सभी सुपर्स को बैन कर देती है। उन्हें अपनी पहचान छिपाकर एक साधारण नागरिक की तरह जीने का आदेश दिया जाता है। 15 साल बाद बॉब अब एक इंश्योरेंस कंपनी में क्लर्क की नौकरी करने लगता है। वहाँ एक बूढ़ी औरत लोन के लिए गिड़गिड़ाती है, तो बॉब अपनी पुरानी आदत के कारण चुपके से कंपनी के नियमों के खिलाफ जाकर उसकी मदद कर देता है। उसका बॉस मिस्टर हफ उस पर चिल्लाता है कि उसकी मदद की वजह से कंपनी का नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर हेलेन अपने बेटे डैश के स्कूल जाती है। डैश के पास बिजली जैसी तेज रफ्तार की शक्ति है। उसके टीचर को शक है कि डैश ने उनकी कुर्सी पर कील रखी है, लेकिन जब टीचर वीडियो सबूत दिखाते हैं तो डैश की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वह कैमरे में नजर ही नहीं आता। इस वजह से प्रिंसिपल टीचर की बातों को वहम मानकर खारिज कर देते हैं। हेलेन अपने बेटे डैश को अपनी रफ्तार पर काबू रखने की सलाह देती है, क्योंकि उन्हें समाज में अपनी पहचान छिपानी है। वहीं हेलेन की बेटी वायलेट, जो अदृश्य होने और सुरक्षा कवच बनाने की शक्ति रखती है, अपनी इस अलग पहचान से परेशान है। रात के खाने पर जब हेलेन बॉब को डैश के स्कूल के किस्से बताती है, तो बॉब डैश की रफ्तार की तारीफ करता है, जो हेलेन को पसंद नहीं आता। वायलेट और डैश के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है। डैश मेज के चारों ओर तेजी से भागता है और वायलेट अपना सुरक्षा कवच बनाकर उसे रोक देती है। इसी बीच बॉब अखबार में खबर पढ़ता है कि पुराने सुपर हीरो रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। वह बच्चों की लड़ाई शांत करवाता है। तभी उसका दोस्त लूसियस फ्रोजोन वहां पहुंच जाता है। हेलेन डैश को खेलकूद में हिस्सा लेने से मना करती है ताकि उसकी असलियत सामने न आए, जिस पर डैश दुखी होकर कहता है कि उसे अपनी प्रतिभा छिपाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं वायलेट बस एक नॉर्मल लड़की बनना चाहती है। बॉब और लूसियस बाहर जाकर अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं कि कैसे वे दुनिया बचाते थे। वे पुलिस रेडियो सुनते हैं, जिसमें एक जलती हुई इमारत की जानकारी मिलता है, जहां वे छिपकर लोगों की मदद करने की सोचते हैं। इसी दौरान मिराज नाम की एक रहस्यमयी महिला उन पर दूर से नजर रख रही होती है। बॉब और लूसियस जलती हुई इमारत में फंसे लोगों को बचाने का फैसला करते हैं। हालांकि भीषण गर्मी और आग के कारण हवा की नमी खत्म हो जाती है, जिससे लूसियस का शरीर सूख जाता है और उसकी बर्फ जमाने की शक्ति काम करना बंद कर देती है। मजबूरन बॉब को अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दीवार तोड़नी पड़ती है, जिससे पूरी इमारत ढह जाती है। वे बाल बाल बचते हैं, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उन पर बंदूक तान देता है। लूसियस फुर्ती से पास के एक ठंडे पानी के डिस्पेंसर से पानी लेकर उस पुलिस वाले को बर्फ में जमा देता है और वे दोनों वहां से भाग निकलते हैं। इस पूरे मंजर को मिराज दूर से देख लेती है और अपने बॉस को जानकारी देती है कि उसे मिस्टर इनक्रेडिबल मिल गया है। जब बॉब देर रात घर पहुंचता है तो हेलेन उसका इंतजार कर रही होती है।
बॉब के पुराने सूट और उसकी हरकतों को देखकर वह समझ जाती है कि वह फिर से छिपकर सुपर हीरो वाले काम कर रहा था। हेलेन उसे समझाती है कि अगर उनकी पहचान उजागर हुई तो पूरे परिवार को फिर से भागना पड़ेगा और उनकी सामान्य जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस होने लगती है। उनकी आवाज सुनकर डैश और वायलेट वहां आ जाते हैं। बच्चों को सामने देख बॉब और हेलेन तुरंत शांत हो जाते हैं और उन्हें वापस सोने के लिए भेज देते हैं। अगले दिन जब बॉब अपने ऑफिस में होता है तो उसका बॉस मिस्टर हफ उसे अपने केबिन में बुलाता है। बॉस उसे डांटता है कि वह ग्राहकों की मदद करके कंपनी का मुनाफा कम कर रहा है। इसी बातचीत के दौरान बॉब खिड़की से बाहर एक आदमी को पिटते हुए देखता है और उसे बचाने के लिए उठना चाहता है, लेकिन मिस्टर हफ उसे धमकी देते हैं कि अगर वह अपनी सीट से हिला तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गुस्से में आकर बॉब अपना आपा खो देता है और मिस्टर हफ को इतनी जोर से फेंकता है कि वह कई दीवारें तोड़ते हुए अस्पताल पहुंच जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बॉब की नौकरी चली जाती है। घर पहुंचकर बॉब अपने गुप्त कमरे में जाता है। वहां उसे अपने पुराने सुपर हीरो वाले बैग में एक रहस्यमयी ब्रीफकेस जैसा डिवाइस मिलता है। वह डिवाइस बॉब को स्कैन करता है और मिराज का एक गुप्त वीडियो संदेश दिखाता है। मिराज उसे बताती है कि वे एक सरकारी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जहां एक ओमनी ड्रॉइड नाम का रोबोट बेकाबू हो गया है। वह कहती है कि दुनिया को उस रोबोट से बचाने के लिए केवल मिस्टर इनक्रेडिबल की ताकत की जरूरत है और इसके बदले उसे उसकी वर्तमान सैलरी से 3 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। संदेश खत्म होते ही वह डिवाइस अपने आप नष्ट हो जाता है, जिसके धमाके से कमरे में आग बुझाने वाले पाइप चल जाते हैं और पानी बहने लगता है। बॉब ये सब हेलेन से छिपाता है और उसे झूठ बोलता है कि कंपनी उसे एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए शहर से बाहर भेज रही है। हेलेन उसकी बात पर यकीन कर लेती है। बॉब दिए गए नंबर पर कॉल करके मिशन के लिए हाँ कर देता है। मिराज उसे बताती है कि एक बेहद महंगा और शक्तिशाली रोबोट ओमनी ड्रॉइड बेकाबू होकर जंगल में घूम रहा है। बॉब को निर्देश दिया जाता है कि उसे पूरी तरह तबाह नहीं करना है, बस उसके सिस्टम को बंद करना है। बॉब एक गुप्त पॉड यंत्र के जरिए उस द्वीप पर पहुंचता है। चूंकि बॉब ने 15 साल से कोई मिशन नहीं किया था, इसीलिए वह पहले से थोड़ा मोटा और थका हुआ महसूस करता है, लेकिन उसका उत्साह बरकरार रहता है। जंगल में तलाश करने के बाद उसका सामना उस विशाल रोबोट से होता है। रोबोट बॉब पर भारी पड़ता है और उसे काफी चोटें आती हैं। लड़ाई के दौरान बॉब उसे एक सक्रिय लावा के कुंड में धकेल देता है, लेकिन रोबोट लावा से सुरक्षित बाहर निकल आता है और फिर से हमला करता है। तभी बॉब को एहसास होता है कि यह रोबोट खुद को अपग्रेड कर रहा है। बॉब चतुराई दिखाते हुए रोबोट के शरीर के अंदर घुस जाता है। रोबोट बॉब को निकालने की कोशिश में अपने ही अंगों से खुद को मारने लगता है, जिससे उसका मुख्य सिस्टम डैमेज हो जाता है और वह बंद हो जाता है। मिराज और उसका रहस्यमयी बॉस एक रोबोटिक चिड़िया की मदद से यह सब देख रहे होते हैं। जीत के बाद मिराज बॉब को शानदार डिनर पर बुलाती है। डिनर के दौरान बॉब को कुछ अजीब महसूस होता है और वह मिराज से सीधे पूछता है कि वह असल में किसके लिए काम कर रहा है, लेकिन मिराज बहुत ही शातिर तरीके से बातों को घुमा देती है और उसे यकीन दिलाती है कि वह एक सुरक्षित और नेक काम कर रहा है। बॉब उसकी बातों में आ जाता है। पहले मिशन की सफलता के बाद बॉब बहुत खुश होता है। वह अपनी फिटनेस पर काम करना शुरू कर देता है और भारी सामान उठाकर खुद को फिर से मजबूत बनाता है। उसे एहसास होता है कि लड़ाई के दौरान उसका पुराना सूट फट गया है, जिसे ठीक करवाने के लिए वह अपनी पुरानी दोस्त और मशहूर सुपर हीरो सूट डिजाइनर एडना मोड के पास जाता है। बॉब चाहता है कि एडना सिर्फ उसका पुराना सूट सिल दे, क्योंकि उससे उसकी यादें जुड़ी हैं, लेकिन एडना उसे डांटते हुए कहती है कि वह पुराना कचरा नहीं सिलेगी। वह बॉब के लिए एक बिल्कुल नया और हाई टेक सूट बनाने का फैसला करती है, जिसमें केप नहीं होगा, क्योंकि एडना का मानना है कि केप की वजह से कई सुपर हीरो हादसों का शिकार हुए हैं। इसी बीच मिराज बॉब को एक और नए मिशन के लिए बुलाती है। बॉब एडना का बनाया हुआ नया लाल सूट पहनकर एक निजी विमान से फिर से उस द्वीप नोमानिसन आइलैंड पर पहुंचता है। दूसरी ओर घर पर सफाई करते समय हेलेन को बॉब का सिला हुआ पुराना सूट मिल जाता है। उसे शक होता है और वह एडना को कॉल करती है। एडना को लगता है कि हेलेन भी बॉब की तरह नए सूट के बारे में बात कर रही है, इसलिए वह उसे अपने लैब में बुला लेती है। द्वीप पर पहुंचने के बाद बॉब को पता चलता है कि यह एक जाल था। वहां उसे वही रोबोट फिर से मिलता है, जो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और एडवांस्ड हो चुका है। रोबोट बॉब पर हमला करता है और उसे अपनी पकड़ में ले लेता है। तभी असली विलेन सामने आता है। वह कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा बड़ी है जिसे बॉब ने सालों पहले ठुकरा दिया था, और अब वह खुद को सिंड्रोम कहता है। वह बॉब को बताता है कि पिछले 15 सालों में उसने कई सुपर हीरोज को इस रोबोट से लड़वा कर मार डाला है, ताकि रोबोट हर लड़ाई से सीखकर खुद को अपग्रेड कर सके। सिंड्रोम गुस्से में कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया।
उसने अपनी बुद्धिमानी से ऐसे घातक हथियार और तकनीक बनाई है जो बिना सुपर पावर के भी किसी को भी शक्तिशाली बना सकती है। बॉब उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सिंड्रोम अपनी 0 पॉइंट एनर्जी वाली उंगली से बॉब को हवा में ही फ्रीज कर देता है और उसे दूर पटक देता है। बॉब जान बचाने के लिए एक झरने के नीचे कूद जाता है। सिंड्रोम उसे मारने के लिए पानी में बम फेंकता है, लेकिन बॉब एक चट्टान के पीछे छिपकर बच जाता है। गुफा के अंदर बॉब को पुराने सुपर हीरोज के कंकाल मिलते हैं, जिससे उसे सिंड्रोम के भयानक इरादों का पता चलता है। सिंड्रोम का स्कैनर वहां बॉब को ढूंढता है, लेकिन बॉब एक कंकाल के पीछे छिप जाता है, जिससे स्कैनर उसे मृत समझ लेता है। दूसरी ओर हेलन जब एडना के लैब पहुंचती है तो एडना उसे पूरे परिवार के लिए बनाए गए नए सूट दिखाती है। हेलन कहती है कि उसके छोटे बेटे जैक जैक के पास कोई शक्ति नहीं है, फिर भी एडना उसके लिए एक सुरक्षित सूट बनाती है। एडना डैश के लिए घर्षण रहित सूट और वायलेट के लिए एक ऐसा सूट दिखाती है जो उसके अदृश्य होने पर खुद भी गायब हो जाता है। अंत में एडना बताती है कि उसने हर सूट में एक जीपीएस डिवाइस लगाया है, जिससे हेलन एक बटन दबाकर बॉब की सही लोकेशन का पता लगा सकती है। हेलन एडना से कहती है कि वे अब रिटायर हो चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, इसलिए इन नए सूटों की कोई जरूरत नहीं है। एडना हैरान होकर पूछती है कि क्या उसे पता भी है कि बॉब कहाँ है। जब हेलन अपनी पिछली कंपनी में फोन करती है तो उसे पता चलता है कि बॉब को हफ्तों पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। हेलन टूट जाती है, लेकिन एडना उसे प्रोत्साहित करती है और बॉब के सूट में लगे जीपीएस को सक्रिय कर देती है। उधर द्वीप पर बॉब छिपते हुए सिंड्रोम के मुख्य कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश करता है। वह सुरक्षा गार्डों को चकमा देता है और एक बड़ी मूर्ति का सहारा लेकर लावा के रास्ते को पार करने की कोशिश करता है। जब मिराज वहां से गुजरती है तो बॉब मौका पाकर मुख्य सिस्टम रूम में घुस जाता है। वहां कंप्यूटर हैक करने पर उसे क्रोनोस प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है। उसे यह देखकर गहरा धक्का लगता है कि सिंड्रोम ने उसके लगभग सभी पुराने सुपर हीरो दोस्तों को मार डाला है और अब वह एक विशाल रोबोट के जरिए शहर पर हमला करने वाला है। तभी हेलन द्वारा जीपीएस ट्रैक करने के कारण बॉब का सूट सिग्नल देने लगता है, जिससे सिंड्रोम को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है और बॉब पर काले रंग के चिपचिपे गम बॉल्स से हमला किया जाता है। बॉब उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वे गेंदें उसके शरीर पर चिपक कर फूलने लगती हैं, जिससे वह पूरी तरह जकड़ जाता है और पकड़ा जाता है। घर पर हेलन को लगता है कि बॉब उसे धोखा दे रहा है और वह रोने लगती है, लेकिन एडना उसे डांटती है और कहती है, रोना बंद करो और जाओ अपने पति को बचाओ। हेलन अपनी बेटी वायलेट को घर और छोटे भाई का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देकर निकलने की तैयारी करती है। वह अपना नया सुपर सूट निकालती है, जिसे देखकर डैश बेहद उत्साहित हो जाता है और फुर्ती से अपना भी नया सूट पहन लेता है। वायलेट भी हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका नया सूट उसके साथ ही गायब हो सकता है। हेलन अपने एक पुराने दोस्त से एक निजी जेट विमान मांगती है और बॉब की लोकेशन की ओर निकल पड़ती है। बीच रास्ते में उसे पता चलता है कि डैश और वायलेट छिपकर विमान में आ गए हैं। हेलन घबराकर पूछती है कि जैक जैक कहाँ है, तो बच्चे बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक बेबी सिटर का इंतजाम किया है। उधर द्वीप पर सिंड्रोम ने बॉब को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बंदी बनाया हुआ है। तभी सिंड्रोम को एक सरकारी विमान के आने का संकेत मिलता है। उसे लगता है कि बॉब ने बैकअप बुलाया है, लेकिन बॉब को जब रेडियो पर हेलन की आवाज सुनाई देती है तो वह बुरी तरह डर जाता है। सिंड्रोम क्रूरता दिखाते हुए विमान पर मिसाइलें दागने का आदेश देता है। विमान के अंदर हेलन बेबी सिटर से फोन पर बात कर रही होती है, लेकिन तभी मिसाइलें उन पर हमला कर देती हैं। बॉब बेबसी से सिंड्रोम के सामने गिड़गिड़ाता है कि वह मिसाइलों को रोक दे, लेकिन सिंड्रोम नहीं मानता। हेलन विमान को बचाने की पूरी कोशिश करती है। आसमान में हेलन रेडियो पर मिसाइलों को रोकने की विनती करती है। उसे लगता है कि वे सरकारी मिसाइलें हैं। उसकी आवाज सुनकर बॉब को एहसास होता है कि उसका परिवार खतरे में है। मिसाइलों को पास आते देख हेलन वायलेट से सुरक्षा कवच बनाने को कहती है, लेकिन घबराहट में वायलेट ऐसा नहीं कर पाती और मिसाइल विमान से टकरा जाती है। विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन हेलन फुर्ती से बच्चों को पकड़ती है और खुद एक पैराशूट बनकर उन्हें समुद्र में सुरक्षित उतार देती है। बच्चे इस हादसे से बुरी तरह डर जाते हैं। उधर द्वीप पर सिंड्रोम को लगता है कि बॉब का परिवार मारा गया है। इस बात से बॉब गहरे सदमे और गुस्से में आ जाता है। वह अपनी बेड़ियां तोड़कर सिंड्रोम पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सिंड्रोम के बजाय मिराज उसके हाथ लग जाती है। बॉब उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन सिंड्रोम एक क्रूर विलेन की तरह कहता है, उसे मार दो, मेरे पास और भी सहायक हैं। बॉब चाहकर भी मिराज को नहीं मार पाता, क्योंकि वह दिल से एक सच्चा हीरो है और निर्दोषों की जान लेना उसके स्वभाव में नहीं है। वह मिराज को छोड़ देता है। समुद्र में हेलन को समझ आ जाता है कि हमला द्वीप से हुआ था। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर एक बोट की आकृति बनाती है और डैश पीछे से अपने पैरों की रफ्तार से इंजन की तरह पानी को धक्का देता है। डैश की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वे कुछ ही पलों में द्वीप के किनारे पहुंच जाते हैं।
किनारे पहुंचकर हेलन डैश की हिम्मत और रफ्तार की सराहना करती है। हेलन बच्चों को एक गुफा में छिपा देती है और उन्हें चेतावनी देती है कि वहां के लोग बच्चों पर भी रहम नहीं करेंगे। वह कहती है, अगर कोई खतरा हो तो छिपना मत, अपनी पूरी शक्ति से लड़ना और भागना। वायलेट अपनी माँ से माफी मांगती है कि वह विमान के समय सुरक्षा कवच नहीं बना पाई, लेकिन हेलन उसे हौसला देती है कि अब उसे खुद पर यकीन करना होगा। इसके बाद हेलन अकेले बॉब को बचाने निकल जाती है। उधर मिराज सिंड्रोम से बहुत नाराज है क्योंकि उसने बॉब को उसे मारने के लिए उकसाया था। हेलन एक वैक्यूम ट्यूब यंत्र के जरिए लैब की ओर बढ़ती है। वह सैनिकों से बचते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन एक जगह उसके हाथ पैर ऑटोमेटिक दरवाजों में फंस जाते हैं। वह अपनी इलास्टिक शक्ति का चतुराई से इस्तेमाल करती है और एक सैनिक को बेहोश कर चाबी हासिल कर लेती है और खुद को आजाद करती है। गुफा में वायलेट एकाग्र होकर अपना सुरक्षा कवच बनाने का अभ्यास करती है, जबकि डैश बोर होकर बाहर घूमने लगता है। उसी समय सिंड्रोम अपना रॉकेट शहर की ओर लॉन्च करता है। रॉकेट उसी रास्ते से निकलता है जहां डैश खड़ा होता है और वह बाल बाल बचता है। अगली सुबह सिंड्रोम के सुरक्षा गार्डों को बच्चों की मौजूदगी का पता चल जाता है। वे उड़ने वाले डिस्क पर सवार होकर उन पर हमला करते हैं। डैश अपनी जान बचाने के लिए जंगल में अपनी पूरी रफ्तार से भागना शुरू करता है। द्वीप के अंदर मिराज को सिंड्रोम की क्रूरता का एहसास होता है और वह बॉब को आजाद कर देती है। बॉब गुस्से में उसे पकड़ लेता है, लेकिन मिराज उसे बताती है कि उसका परिवार जिंदा है और इसी द्वीप पर है। यह सुनकर बॉब राहत की सांस लेता है और खुशी में मिराज को गले लगा लेता है। ठीक उसी पल हेलन वहां पहुंचती है और उन्हें गले मिलते देख गलत फहमी में मिराज पर हमला कर देती है। बॉब किसी तरह हेलन को शांत करता है और उसे सच बताता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि बच्चे जंगल में अकेले हैं और वे तुरंत उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर जंगल में डैश और वायलेट को सिंड्रोम के गार्ड्स घेर लेते हैं। डैश को अपनी माँ की बात याद आती है और वह अपनी पूरी ताकत से भागने लगता है। गार्ड्स उड़ने वाले डिस्क पर उसका पीछा करते हैं, लेकिन डैश उन्हें झाड़ियों और पेड़ों के बीच चकमा देकर एक एक करके आपस में टकरा देता है। एक पल के लिए वह एक गार्ड के डिस्क के ऊपर चढ़कर उसे पीटने लगता है और जब वह नीचे गिरता है तो गार्ड का नियंत्रण खो जाता है और वह पहाड़ से टकरा जाता है। डैश सुरक्षित तरीके से झाड़ियों के सहारे नीचे उतरता है। जब कुछ और गार्ड्स उसके पीछे पड़ते हैं तो डैश अपनी रफ्तार बढ़ाता है और पहली बार पानी के ऊपर दौड़ने लगता है, जिसे देख गार्ड्स हैरान रह जाते हैं। वहीं वायलेट अपनी अदृश्य होने वाली शक्ति से गार्ड्स को भ्रमित करती है। जब एक गार्ड डैश को पकड़ने ही वाला होता है और उस पर निशाना साधता है, तभी वायलेट फुर्ती से डैश के चारों ओर अपना सुरक्षा कवच बना लेती है। डैश उस शील्ड के अंदर रहते हुए ही तेजी से भागता है। अंत में जंगल में लड़ाई के दौरान बॉब और हेलन अपने बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। पूरे परिवार को एक साथ सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी सिंड्रोम वहां पहुंच जाता है। वह अपनी 0 पॉइंट एनर्जी वाली उंगली से पूरे परिवार को हवा में ही फ्रीज कर देता है और उन्हें अपने अड्डे पर कैद कर लेता है। सिंड्रोम अपना असली मकसद बताता है। वह शहर पर एक विशाल रोबोट से हमला करवाएगा और फिर खुद अपने रिमोट कंट्रोल से उसे हराकर दुनिया की नजरों में असली सुपर हीरो बन जाएगा। वह कहता है, जब हर कोई सुपर बन जाएगा तो कोई भी सुपर नहीं रहेगा। उधर शहर में वह रोबोट तबाही मचाना शुरू कर देता है और सेना भी उसे नहीं रोक पाती। जेल में बंद बॉब अपने परिवार से झूठ बोलने और उन्हें खतरे में डालने के लिए माफी मांगता है। तभी वायलेट अपने आत्मविश्वास का इस्तेमाल करती है और अपना सुरक्षा कवच बनाकर कैद से बाहर निकल आती है और पूरे परिवार को छुड़ा लेती है। वे वहां से भागने के लिए एक रॉकेट ढूंढते हैं, जिसमें मिराज उनकी मदद करती है और उन्हें लॉन्च कोड देती है शहर में। बॉब का दोस्त लूसियस भी टीवी पर खतरा देखकर अपना सूट पहनता है और मदद के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच सिंड्रोम लोगों के सामने हीरो बनकर आता है और रिमोट के जरिए रोबोट का एक पैर तोड़कर उसे हराने का नाटक करता है। लोग उसे अपना मसीहा समझने लगते हैं, लेकिन तभी रोबोट की बुद्धिमानी को समझ आ जाता है कि सिंड्रोम उसे रिमोट से कंट्रोल कर रहा है और वह सिंड्रोम के हाथ से रिमोट छीनकर उसे दूर फेंक देता है। बेकाबू रोबोट सिंड्रोम पर ही हमला कर देता है और बेहोश हो जाता है। बॉब और उसका परिवार एक उड़ते हुए रॉकेट वैन से सीधे शहर के बीचों बीच पहुंचते हैं, जहां ओमनी ड्रॉयड तबाही मचा रहा होता है। बॉब अपने परिवार को खोने के डर से उन्हें सुरक्षित रहने के लिए कहता है और अकेले लड़ने जाने की बात करता है, लेकिन हेलेन उसे समझाती है कि वे एक टीम है और मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। तभी रोबोट उन पर हमला कर देता है। वायलेट तुरंत अपना सुरक्षा कवच बनाती है, लेकिन रोबोट का भारी प्रहार कवच को तोड़ देता है। जैसे ही रोबोट बच्चों पर वार करने वाला होता है, बॉब अपनी पूरी ताकत से उसे रोकता है।
तभी लूसियस वहां पहुंचता है और अपनी बर्फ की शक्ति से रोबोट के पैरों को जमा देता है, जिससे उसे कुछ देर के लिए रोका जा सके। लड़ाई के दौरान बॉब को सिंड्रोम का वह रिमोट मिल जाता है जो रोबोट को कंट्रोल कर सकता है। बॉब गलती से रिमोट का एक बटन दबाता है, जिससे रोबोट का ही एक हाथ टूट जाता है। रोबोट रिमोट को वापस पाने के लिए बॉब पर हमला करता है और बॉब रिमोट को डैश की तरफ फेंक देता है। डैश रिमोट लेकर तेजी से भागता है और लुइस बर्फ की फिसल पट्टी बनाकर उसे तेजी से निकलने में मदद करता है। अफरा तफरी में रिमोट हाथ से फिसल जाता है और बॉब उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाता है। रोबोट बॉब को अपने पंजे में जकड़ लेता है, लेकिन हेलेन उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी वायलेट अपनी अदृश्य होने वाली शक्ति का उपयोग कर रिमोट हासिल कर लेती है। बॉब को एहसास होता है कि इस रोबोट का कवच इतना मजबूत है कि इसे केवल इसका अपना ही हाथ भेद सकता है। वे रिमोट के बटन दबाते हैं, जिससे रोबोट का कटा हुआ हाथ एक मिसाइल की तरह सीधे उसके सीने के आर पार हो जाता है। रोबोट जोरदार धमाके के साथ तबाह हो जाता है और शहर सुरक्षित हो जाता है। तभी हेलेन को बेबीसिटर का घबराया हुआ वॉइसमेल मिलता है, जो जैक जैक की अजीब हरकतों से परेशान थी। परिवार तुरंत घर पहुंचता है, लेकिन वहां सिंड्रोम पहले से मौजूद होता है। वह पूरे परिवार को अपने गैजेट से जमा देता है और जैक जैक को अगवा कर अपने विमान की ओर उड़ने लगता है। जैसे ही वह आसमान में पहुंचता है, जैक जैक की छिपी हुई शक्तियां जाग उठती हैं और अंत में एक छोटे राक्षस में बदलकर सिंड्रोम पर हमला कर देता है और जैक जैक हवा से नीचे गिरने लगता है। बॉब तुरंत हेलेन को हवा में ऊपर उछालता है और हेलेन एक पैराशूट बनकर जैक जैक को सुरक्षित पकड़ लेती है। ऊपर विमान में सिंड्रोम उन्हें धमकी देता है, लेकिन बॉब नीचे से अपनी कार उठाकर सीधे विमान के इंजन पर मारता है। सिंड्रोम का केप इंजन में फंस जाता है और विमान में विस्फोट होने से उसकी मौत हो जाती है। कहानी के अंत में परिवार फिर से सामान्य जीवन जीने लगता है। डैश स्कूल की रेस में हिस्सा लेता है। वह अपनी शक्ति पर इतना नियंत्रण पा चुका है कि वह जानबूझकर बहुत तेज नहीं भागता ताकि लोगों को शक न हो, और वह सेकंड आता है, जिससे पूरा परिवार खुश होता है। अंत में जब वे स्टेडियम से बाहर निकलते हैं, तभी एक नया विलन द अंडरमाइनर जमीन फाड़कर बाहर आता है। पूरा परिवार मुस्कुराते हुए अपना मास्क पहनता है और एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।